जर्मनी ने डिफेंस के मामले में भारत को किस रैंकिंग में पीछे कर दिया है? टर्की ने 24 घंटों के अंदर भारत को कौन सी गुड न्यूज दे दी है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल विजिट के ऊपर क्या अपडेट आ रही है और ब्रिटेन की सरकार ने भारत को कैसे निराश कर दिया है और भारत की सारी मेहनत के ऊपर ब्रिटेन ने पानी फेर दिया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के टॉप 10 देशों की डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में, क्योंकि सिप्री ने एक लेटेस्ट रैंकिंग जारी करके बताया है कि साल 2025 में कौन से देशों ने अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री स्वीडन के स्टॉकहोम में बेस्ड एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ग्लोबल लेवल के ऊपर मिलिट्री स्पेंडिंग, आर्म्स एंड एमुनेशन के ट्रेड और सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर डेटा कलेक्ट करता है। एंड इनका डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ सरकारी डिफेंस बजट ही नहीं बल्कि एक्चुअल स्पेंडिंग का एस्टिमेट देते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स और डिफेंस कंपनीज को कॉन्टैक्ट किया जाता है और सिप्री अपनी रिपोर्ट में मल्टीपल वेरीफाइड सोर्सेज का हवाला देता है, इसलिए सिप्री की रिपोर्ट्स को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, मीडिया चैनल्स और पॉलिसी मेकर्स एक ट्रस्टेड बेंचमार्क मानते हुए डेटा को इसको कोट भी करते हैं। अब होता क्या है कि जब सरकार डिफेंस बजट पेश करती है और जो पूरे साल के दौरान जो एक्चुअल में सेना के ऊपर स्पेंड होता है, कई बार उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि सेना के ऊपर खर्च करने के लिए कई बार सरकारें अपने खुद के बजट को भी नजरअंदाज करके उससे भी ज्यादा खर्च करती हैं। अब सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि साल 2025 में अलग अलग देशों की मिलिट्री स्पेंडिंग्स कितनी रही हैं। रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करने वाला देश हमेशा की तरह अमेरिका ही है। 2025 में अमेरिका ने $954 बिलियन अपनी सेना के ऊपर खर्च किए हैं। सेकंड के ऊपर चाइना ने अपनी सेना के ऊपर $336 बिलियन का खर्चा किया है। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर साल 2025 में रशिया ने भी अपनी सेना के ऊपर $190 बिलियन का खर्च किया है। फोर्थ के ऊपर जर्मनी ने अपनी सेना के ऊपर $114 बिलियन का खर्चा किया है, जबकि भारत जर्मनी के बाद फिफ्थ पोजीशन के ऊपर आ गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2025 में भारत ने अपनी सेना के ऊपर $92 बिलियन खर्च किए हैं, $92 बिलियन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद भारत की मिलिट्री स्पेंडिंग्स 2025 में $100 बिलियन को क्रॉस भी नहीं हुई हैं। मार्जिन के साथ भारत टॉप 5 में एंटर हुआ है, क्योंकि भारत के ठीक नीचे छठे स्थान के ऊपर ब्रिटेन है और ब्रिटेन ने भी अपनी सेना के ऊपर $89 बिलियन की स्पेंडिंग की है, भारत से मात्र $3 बिलियन कम। 7th पोजीशन के ऊपर यूक्रेन ने भी अपनी सेना के ऊपर $84 बिलियन का खर्चा किया है, जबकि 8th पोजीशन के ऊपर सऊदी अरेबिया ने अपनी सेना के ऊपर 2025 में $83 बिलियन का खर्च किया है। 9th पोजीशन के ऊपर फ्रांस, जिसने साल 2025 में अपनी सेना के ऊपर $68 बिलियन की स्पेंडिंग की है, और 10th पोजीशन के ऊपर जापान ने अपनी सेना के ऊपर $62 बिलियन खर्च किए हैं। अब ये थे टॉप 10 देश जिन्होंने अपनी सेना के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिप्री ने पाकिस्तान का डेटा भी भारत वाले पैराग्राफ में ऐड किया है। सिप्री के अकॉर्डिंग साल 2025 में पाकिस्तान ने अपनी सेना के ऊपर 11.9 यानी कि ऑलमोस्ट $12 बिलियन खर्च कर दिए हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात करें तो साल 2025 में इजराइल ने अपनी सेना के ऊपर $48 बिलियन का खर्च किया है। टर्की ने अपनी सेना पर $30 बिलियन खर्च किए हैं, जबकि ईरान की बात करें तो ईरान ने मात्र $7.4 बिलियन पिछले साल 2025 में अपनी सेना पर खर्च किए थे। हैरानी वाली बात यह है कि ईरान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक साल का $10 बिलियन भी नहीं है, $7 बिलियन के अराउंड है, जबकि अमेरिका और इजराइल का मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट $1000 बिलियन यानी कि $1 ट्रिलियन के आसपास का है। इसके बावजूद ईरान ने इस बार न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के हमलों को झेला बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तबाही मचा दी। वहां पर जो अमेरिका का बेसिस थे उनको भी अटैक किया, बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका एंड इजराइल को सीजफायर करने के ऊपर मजबूर कर दिया और साथ में नेगोशिएशंस के टेबल के ऊपर भी इन देशों को लाने पर मजबूर किया, वो भी मात्र $7 बिलियन के बजट के साथ। वैसे तो सभी लोगों की अपनी राय होती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आपके अकॉर्डिंग भारत का डिफेंस बजट कितना होना चाहिए? क्या 80-90 बिलियन की रेंज काफी है, या फिर भारत का डिफेंस बजट $100 बिलियन से लेकर $200 बिलियन के आसपास होना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरानियन कोस्ट गार्ड ने एक फॉरेन फ्लैग्ड शिप के ऊपर वार्निंग शॉट फायर किए थे एंड इस शिप के ऊपर भारत के 17 क्रू मेंबर सवार थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि टोगो फ्लैग्ड एक केमिकल टैंकर शिप जिसका नाम MT चिरॉन 7 बताया जा रहा है, ये शिप ओमान के पोर्ट के पास से सेल कर रहा था और ये शिप तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन ओमान के पोर्ट के पास ही वहां पर थोड़ी मूवमेंट करने पर ईरानियन नेवी ने इस केमिकल टैंकर शिप के ऊपर अचानक से फायर ओपन कर दिया था। अब ये न्यूज भारत के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केमिकल शिप के ऊपर भारत के 17 क्रू मेंबर्स थे
अब ये तीसरी बार है जब ईरान ने ऐसे शिप के ऊपर हमला किया है जिसके ऊपर भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इस न्यूज की पुष्टि शिपिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टर मनदीप सिंह रंधावा ने भी कर दी है और बताया कि भारतीय क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सबके सब फिलहाल के लिए सेफ बताए जा रहे हैं। ये कहना है भारत सरकार का। आई होप कि भारत सरकार ईरान के ऊपर प्रेशर डाले, क्योंकि ये भारत ही है जो ईरान के लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करके यहाँ से पैसे भेज रहा है। दुनिया में और किसी भी देश ने ईरान के लिए डोनेशन इकट्ठा नहीं किए हैं, इसलिए इंडियन क्रू मेंबर्स वाले शिप के ऊपर ये हमले रुकने चाहिए। एटलीस्ट ईरान भारत के लिए इतना तो कर ही सकता है। ऐसा नहीं हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और भारतीय क्रू मेंबर्स की जान चले जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के यूरोप टूर को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 18 मई को यूरोपियन कंट्रीज के टूर के ऊपर जा रहे हैं। इस टूर में प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों को कवर करेंगे और ये तकरीबन 1 हफ्ते का टूर होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे जाएंगे। वहां पर इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें सभी नॉर्डिक कंट्रीज के लीडर्स वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आएंगे। नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे आते हैं। इन 5 देशों के साथ एक कलेक्टिव समिट होगा और ये इंडिया नॉर्डिक समिट का 3rd एडिशन होने वाला है। नॉर्वे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से सीधा नीदरलैंड्स जाएंगे और फिर नीदरलैंड्स के बाद इटली जाकर जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी मुलाकात करेंगे और अपनी विजिट को कंक्लूड करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही जॉर्जिया मेलोनी ने अपने कानों में इंडियन झुमके लगाकर कुछ फोटोज पोस्ट की थी, जो कि इंटरनेट के ऊपर काफी वायरल हुई थी। और अब ये न्यूज आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे के ऊपर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की पिक्चर्स इस बार भी काफी वायरल होने वाली हैं। यूरोप विजिट 18 मई से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स और शेड्यूल भारत सरकार और प्रधानमंत्री ऑफिस ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है टर्की और भारत को लेकर। हमने आपको पिछले कल बताया था कि टर्की ने भारत में वांटेड सबसे बड़े ड्रग माफियाज में से एक सलीम डोला को एक ऑपरेशन में अरेस्ट करके हिरासत में ले लिया है। अब गुड न्यूज ये आ रही है कि टर्की की गवर्नमेंट ने सलीम डोला को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटों के अंदर ही इसको डिपोर्ट करके वापस से भारत भेज दिया है एंड अब 48 घंटों में ये भारत पहुंच गया है। भारत की एजेंसीज ने इसको अपनी हिरासत में ले लिया है एंड अब इससे जेल में अच्छे से सेवा पानी किया जाएगा। सलीम डोला के खिलाफ भारत में 8 से 10 NDPS केसेस यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के केसेस हैं। इसके लिंक्स दाऊद इब्राहिम के साथ भी बताए जाते हैं और साल 2014-15 में ये भारत से फरार हो गया था, जिस समय मोदी सरकार आई थी, और उसके बाद से ही ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर UAE और मिडिल ईस्ट के देशों में रह रहा था। अब देखा जाए तो टर्की के साथ भारत के रिलेशंस कुछ ज्यादा खास अच्छे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद टर्की ने सलीम इब्राहिम डोला को डिपोर्ट करके भारत को सौंप दिया है। अब इसके लिए टर्की की तारीफ करनी तो बनती है। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि किर्गिस्तान में आज SCO देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग हुई है, जिसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी हिस्सा लेने के लिए गए थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान, पाकिस्तान, रशिया और चाइना, इनके डिफेंस मिनिस्टर्स भी किर्गिस्तान में ये मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहां पर प्रेजेंट थे। खास बात यह है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपनी स्पीच में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी मेंशन किया और एक बार फिर से कहा है कि अगर आतंकवाद के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो भारत ऐसे ऑपरेशन आगे भी करता रहेगा और हमारी आतंकवाद को लेकर अब 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। SCO मीटिंग के साथ साथ राजनाथ सिंह जी ने साइडलाइंस के ऊपर रशिया और चाइना, इन दोनों कंट्रीज के रक्षा मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन और मॉरिशस को लेकर, और ये एक ऐसा फैसला है जिससे भारत के एफर्ट्स और हमारे डिप्लोमेटिक प्रयास भी पूरी तरह से फेल हो गए हैं, या फिर ये कहना सही होगा कि बेकार साबित हो गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लगातार प्रेशर के बाद अब यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने अपने हथियार टेक दिए हैं और ये ट्रंप के सामने झुक गए हैं। और ऐसा करते हुए इन्होंने मॉरिशस को चागोस आइलैंड वापस देने की जो डील फाइनलाइज की थी उसको फ्रीज कर दिया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डील कभी भी अमेरिका की परमिशन एंड अमेरिका के अप्रूवल के बिना कभी एग्रीमेंट पास नहीं होना था। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इस डील के ऊपर हम तभी आगे बढ़ेंगे जब अमेरिका राजी होगा, क्योंकि वहां पर अमेरिका का बेस है। अब क्योंकि अमेरिका का ही सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम इस डील के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये कहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि फिलहाल ये डील अब इंडेफिनिट समय के लिए रोक दी गई है, यानी इस साल जो चागोस आइलैंड की ओनरशिप मॉरिशस के पास आने वाली थी, अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने इस डील को क्रैक करने के लिए काफी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए थे, ब्रिटेन के ऊपर भी काफी प्रेशर बनाया था। इसलिए जब ये डील फाइनलाइज हुई थी उस समय मॉरिशस की सरकार ने भारत को थैंक्स यानी कि धन्यवाद बोला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कारण भारत और मॉरिशस की सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं।
या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं। टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।